दो मामले। एक जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में शामिल 2010 के बाद तमाम ग्रुप को रद्द कर दिया है और ये तमाम ग्रुप मुस्लिम वर्ग के थे। साथ ही साथ ओबीसी ग्रुप में शामिल करने के तरीके को भी इन्होंने इलीगल बताया है। बंगाल सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को लांघ गया। और दूसरा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मुसलमान को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को पूरा आरक्षण का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत में रिजर्वेशन का एक सीमा लिमिट किया 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होनी चाहिए। तो यदि मुस्लिम को पूरी आरक्षण दी जाएगी, एससी, एसटी और ओबीसी को जो आज आरक्षण मिल रहा है उसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमान को दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है और रातों रात मुस्लिम को ओबीसी ग्रुप में शामिल कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 5% आरक्षण मुसलमान को दिया गया था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया था। केरल में आज भी 8% एग्जामिनेशन में और 10% जॉब्स में मुसलमान को आरक्षण मिलता है। तो आज हम समझते हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है, संविधान के द्वारा रिजर्वेशन के बारे में क्या कहा गया है, रिजर्वेशन के फायदे और नुकसान, एक एक करके हम इसे समझते हैं। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक नजरिए से पिछड़े वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए तथा समान अवसर देने के लिए की जाने वाली व्यवस्था आरक्षण कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर आरक्षण कभी भी 50% की सीमा को पार नहीं कर सकती है। अब हम समझते हैं आरक्षण क्यों जरूरी है। अतीत में हुई ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पर वो ऐतिहासिक अन्याय हजारों साल पहले की है। सल्तनत कालीन और मुगल कालीन अन्याय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पिछड़े वर्ग जिनके पास ज्यादा सुविधा मौजूद नहीं रहती है उनके लिए आरक्षण एक समान अवसर देता है। आरक्षण पिछले वर्ग के उन्नति के लिए जरूरी है। आरक्षण सभी लोगों को योग्यता के आधार पर आंकने से पहले समान स्तर पर लाने में मदद करता है। अब हम समझते हैं कि हमारे संविधान में इसकी क्या व्याख्या है। आरक्षण के बारे में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए किया था। साथ ही साथ उसकी समय समय पर समीक्षा की बात की थी और उस समीक्षा के लिए पहला कमीशन बना था काका साहब कालेलकर के नेतृत्व में। काका साहब कालेलकर ने रिपोर्ट तैयार किया। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए उन्होंने आरक्षण की बात की थी, परंतु उस समय एससी, एसटी के आरक्षण की बात को स्वीकार किया गया था और ओबीसी की बात को नकार दिया गया था। फिर 1979 ईस्वी में मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन के आधार पर भारत में 52% आबादी ओबीसी की है तथा उन्हें 27% आरक्षण की बात की गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 3743 जातियां ओबीसी की थी और 2108 एसटी की। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अगली जाति के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी, परंतु 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनरल कोटा से काटने की बात की है, यानी कि इस 10% को हम 50% की लिमिट में नहीं रखेंगे। आरक्षण से होने वाले नुकसान। जाति आधारित आरक्षण समाज में जाति की अवधारणा को बल देता है। उसी के कारण विपक्ष और राहुल गांधी बार बार जातिगत सेंसस की बात करते हैं और आरक्षित पहचान का फायदा राजनीतिक दल लगातार उठाते हैं। आर्थिक प्रगति के बाद भी सामाजिक रूप से वंचित होने के कारण आरक्षण का पूरा फायदा अमीर लोग उठाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। जब माता पिता खुद आईएएस ऑफिसर है, उनकी बेटी भी आरक्षण का फायदा उठाने से नहीं घबराते हैं। रिजर्वेशन का फायदा जिसे सच में मिलना चाहिए उसे कभी नहीं मिल पाता है। आरक्षण योग्यता तंत्र को नष्ट कर देता है। आरक्षण का उद्देश्य समावेश करना था, पर यह बहिष्कार का सबसे बड़ा तंत्र हो गया है। सेवाओं में आरक्षण के कारण सहकर्मी में फूट और शत्रुता का माहौल बन गया है। भारत में आरक्षण दो धारी तलवार है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। संविधान निर्माताओं ने तथा भारत के राजनेताओं ने बाद में आरक्षण की बात इसीलिए की थी और उसे बढ़ावा दिया था कि इससे जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग हैं,
उन्हें मजबूत करने में सहयोग मिलेगी। परंतु आरक्षण का पूरा फायदा अमीर लोग उठा लेते हैं। आरक्षण का फायदा इलेक्शन के टाइम राजनेता लोग उठा लेते हैं। आरक्षण का फायदा जिन्हें चाहिए वो नहीं उठा पाते हैं।